देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृत्य माम गृहाण जगतपते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में एक ही ग्रह जो एक साथ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता हो तब तो यह अच्छी बात हो जाती है, लेकिन एक केंद्र और दूसरे पाप भाव का स्वामी हो जाता हो तो उसका फल कथन कैसे किया जाता है। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली पे विशेषतया और तुला लग्न की कुंडली पे यह विशेषतया नियम लागू होगा जो आचार्य पराशर ने लिखा है। सीधे विषय की बात करते हैं। एक नंबर की कुंडली अगर किसी जातक की बनी है तो उसको कैसे समझना होगा। 10, 11, 12 जरा ध्यान से समझिए, मुझे देखिए। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। विषयवार तरीके से समझते हैं तो गंभीर ज्योतिष इस विषय का चिंतन निश्चित रूप से करता है कि ग्रहों की युति किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से ग्रह आपस में बैठ रहे हैं तो वो शुभ परिणाम देंगे। जैसे सामान्यतया मैं इसी कुंडली की बात करूं तो नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं देवगुरु और दशम और एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो क्या मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और शनि का एक साथ बैठना बड़ा अच्छा हो जाएगा? कुछ आचार्य, कुछ ज्योतिष के गण, आचार्य नहीं, कुछ ज्योतिष के सामान्य जानकार ये बात जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई, वो केंद्र का स्वामी है, वो त्रिकोण का स्वामी है, एक साथ बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पर यह बात 100% सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि भगवान आचार्यवर ये लिखते हैं, पराशर जी ने लिखा कि चूंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि दशम और एकादशवें दो भावों के स्वामी होते हैं और इस वजह से कि नैसर्गिक रूप से सिद्धांत यह है कि गुरु और शनि जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। गुरु धर्म, शनि न्याय। धर्म है तो न्याय होगा, न्याय बढ़ेगा। अधर्म है तो अन्याय होगा। सीधी बात है, क्लियर है ना? धर्म है तभी तो न्याय है। जहां धर्म है वही न्याय है, जहां अधर्म है वहां अन्याय है। तो न्याय कब बढ़ता है? जब धर्म उसका पाला पकड़ के रखता है, या न्याय की वृद्धि धर्म के माथे चढ़ती है, धर्म के बल पर न्याय बढ़ता है ना? पर ये एकादशवें भाव के भी स्वामी होते हैं जो नेष्ठ भाव है, उपचय भाव है, ये पापी भाव है। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये 11 नंबर की जो राशि बनी वो पापी भाव में बनी जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब एकादशवें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि उलझ गई है ना? अब एकादशवें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो उलझ गई। उलझ इसलिए गई मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पापी भाव है। जैसे अगर 8 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहां 10 और यहां 11 लिखेगा, तो केंद्र के स्वामी होने के बावजूद शनि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनकी एक राशि तीसरे भाव में उलझ जाती है जो नेष्ठ भाव है, रिस्फ भाव है, छिद्र भाव है। इस कारण से मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु की युति या गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि सामान्यतः जातक को निश्चित रूप से धनवान और न्याय प्रिय बना देगी, लेकिन इन दोनों ग्रहों की युति जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाली नहीं होगी। संतुलन हो सकता है। अब विचार करें कि संतुलन कब होगा। सवाल यह उठता है कि संतुलित कब होंगे? तो संतुलित तब होंगे जब लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब शुक्र, बुध, चंद्रमा या गुरु भी देख रहे हों। पर गुरु के साथ अगर शनि बैठ जाएंगे तो दोषयुक्त हो जाएंगे।
अब जरा विचार करके देखिए कि मेष लग्न की कुंडली में शनि पापी ग्रह होते हैं। इसका एक सिद्धांत और होगा, बहुत ध्यान से समझें तो, कि लग्नेश मंगल शनि के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पापक होते हैं। मंगल क्रूर पापक हैं और शनि खराब पापक हैं, बुरे पापक हैं, है ना, दुरात्मा। तो इस वजह से कि जन्म कुंडली के, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे शनि का बैठना अच्छा होगा पर अकेले, गुरु के साथ नहीं। यहां शनि का बैठना अच्छा होगा एकादशवें भाव में, पर अकेले, किसी के साथ नहीं। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए क्या फल निकल के आया कि गुरु स्वतंत्र हो शनि से, गुरु के साथ शनि ना बैठे। अब ये युति कहां होगी तो अच्छा रहेगा, या कहां होगी तो थोड़े बुरे, मतलब कहां होगी तो अच्छा परिणाम मिल सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा बेसिकली तो लग्न में अगर बैठे हो तो थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, क्योंकि वो लग्न है। और सामान्यतया गुरु लग्न में बहुत सारे दोषों का समन कर देते हैं। चतुर्थ में आएंगे तो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, दशम में आएंगे तो, सप्तम में आएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे, दशम स्थान में आकर के ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि शनि का बल तब दिशा के बल से, मतलब शनि का जो बल है वो दशम स्थान में, एक तो अपनी राशि में, ऊपर से दक्षिण दिशा में, और सामान्यतया यहां वो पापी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्या कहा है अब इसका एक और सिद्धांत, क्योंकि जितने भी पापक ग्रह होते हैं, जितने भी पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु, यो दशम स्थान और एकादशवें स्थान में एक्टिव ज्यादा होते हैं। जैसे निशाचर रात में एक्टिव होते हैं, शनि मंगल रात में एक्टिव होते हैं, चंद्रमा। तो क्या कहा कि अगर जन्म कुंडली का जो दशम स्थान है, यहां पापक ग्रह ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान में शनि मंगल बैठे हों, वो आक्रामक होगा, ज्यादा होगा, एक्टिव ज्यादा होगा, हाईली एक्टिव होगा। और वृष लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, या जो भी हो, मतलब अगर शनि मंगल वहां ना बैठ करके इधर बैठ जाए, लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो व्यक्ति उतना एक्टिव नहीं होगा, मतलब एग्रेशन उसका थोड़ा कम होगा। तो पापक ग्रह दशम स्थान में बहुत क्रूएल परिणाम करने लगते हैं। आप उसको क्रूएल भी कह सकते हैं, या दूसरा आक्रामकता से परिणाम देने वाले हो जाते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, इंपल्सिव होगा, एक्टिव ज्यादा होगा। उसका जो काम करने का तरीका होगा वो बड़ा ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला होगा, वो बहुत ज्यादा परिणाम की चिंता करने वाला होगा, बेचैन रहेगा, वर्कहॉलिक जिसको कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, ऐसा होगा, अनुशासित होगा, पंक्चुअल बहुत ज्यादा। और तो इस तरीके का परिणाम। अब जरा इसी सूत्र को मैं आप लोगों से 7 नंबर की कुंडली पे घटित करके बताता हूं, वहां पे ये परिणाम कैसे बदल जाएगा ये भी समझना होगा। वहां पे अगर 7 नंबर की कुंडली बनी है तो यहां पे शनि का प्रभाव बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ये सबसे पहले तो लग्नेश के मित्र हो गए शनि शुक्र के, और वो पंचम और चतुर्थ 2 भावों के स्वामी हैं, जहां पे 11 नंबर पंचम भाव में बना है। मतलब मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में बनी, मूल त्रिकोण राशि शनि की त्रिकोण में बनी, और गौण राशि कहां बनी? चतुर्थ में। मतलब अच्छी वाली राशि को जहां बनना था वहीं बनी है। बात समझ में तो आ रही होगी। तो इस वजह से तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि देव अच्छे हो जाते हैं। अब बात तुला लग्न की कुंडली में जब होगी तो यहां पर भी गुरु और शनि की युति में गुरु शनि को दूषित कर देंगे, क्योंकि वो तुला लग्न की कुंडली के लिए त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, और यहां पे प्रकृति दोनों ग्रह की बदल जाएगी। नैसर्गिक रूप से शनि देव बिल्कुल पापक ग्रह होते हैं, लेकिन लग्न विशेष के आधार पर उनका जो कहते हैं ना, उनका जो रोल होता है वो बदल जाता है। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं तो जब कहते हैं ना कि वो खराब किरदार किया था, मतलब खराबी वाला, क्या कहते हैं उसको, जो बुरा फिल्म में बुरा रोल करता है, क्या बोलते हैं उसको, गुंडा 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 बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो उसकी इमेज बन जाती है। जैसे अमरीश पुरी, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, तो क्या कहा कि वो अगर अच्छा कर दे थोड़ा और वाह, ऐसा वाला आश्चर्य होता है। तो वैसे ही एक ग्रह निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं,
शनि बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते, मतलब वो निगेटिव हो जाते हैं। जबकि तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं, और गुरु पापी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो अच्छा ब्रह्मांड के उस हिस्से के स्वामी हो जाते हैं, ये ब्रह्मांड ही तो है, तो ब्रह्मांड के उस हिस्से के स्वामी हो जाते हैं जहां से दूषित परिणाम मिलता है, या मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, रोग जनित, वो रोग भाव के स्वामी हो जाते हैं, उनको अच्छा भाव नहीं मिला। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शुभ हो गए शनि, और अशुभ हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो तुला लग्न की कुंडली में शनि को कौन दूषित करेगा? गुरु दूषित करेंगे। और मेष लग्न की कुंडली में गुरु को कौन दूषित करेगा? शनि करेंगे। लग्न बदल गया तो ग्रह की प्रकृति बदल गई, बदली कि नहीं बदली? इस वजह से मेष लग्न के प्रवृत्ति के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं, तो मेष लग्न वाले ना काम करने में विश्वास करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेष लग्न वाले काम करने में विश्वास करते हैं। वो ढोलक नहीं बजाते काम करने से पहले, और जिसका पाला पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं मेष लग्न की कुंडली वाले, तो एक जन को तो मैंने बहुत मजबूती से देखा था। मेष लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठे थे राहु के साथ। वो व्यक्ति इतना मतलब अनुशासित था, इतना काम करा, रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर था, और कहता पंडित जी मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देता हूं उसको किसी के हाथ में जाने नहीं देता। और लोग मुझे कहते हैं पंडित जी, लोग मुझे कहते हैं, वो कह रहा था कि लोग मुझे कहते हैं कि आप भाई बहुत एग्रेसिव हो, मतलब आप चाह जाते हैं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं, और लोग मुझसे डरते भी हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया है तब तो मुश्किल है मिलना। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये आक्रामकता कहां से आती है? ये मेष लग्न से आती है। और खास करके अगर लग्न तीसरे भाव में मंगल बैठ जाएं राहु के साथ, तब तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और मेष लग्न वाले जिसको देख लेते हैं कि हां इसको मदद की आवश्यकता है, तो उसकी मदद वो समाज के विरोध में जाकर के भी कराते हैं। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। लोग समाज उसके विपक्ष में चला जाए, वो कहते कि नहीं उसको मदद नहीं करनी है, नहीं, वो मदद करके ही दम लेते हैं। वो बीच में किसी को पतवार में मझार में छोड़ने वाले नहीं होते। हमारे ठाकुर जी इसी वजह से मेष लग्न के हैं शायद, मतलब भगवान की कुंडली इसी वजह से काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की बनती है, क्योंकि वो जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, और कभी किसी को बीच में से नहीं छोड़ते, मझधार में से निकाल देते हैं। जैसे वारा वो क्या हुआ था, कौन सी बात भूल गया, गज को उबारा था ग्राह से, है ना, गजग्राह वाली कहानी, मगरमच्छ वाली कहानी। तो वैसे ही मेष लग्न वाले जिसको पकड़ लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं, और जब उनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति मेरा नुकसान किया है, तो उसकी तरफ वो दोबारा पलट के नहीं देखेंगे। जिसके ऊपर से उनका विश्वास समाप्त हो जाएगा वो कभी दोबारा उसको क्षमा नहीं करते, कभी नहीं। कहते ना अब उस पर दोबारा विश्वास मेरा नहीं जमेगा। और दूसरा, ये अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत जिम्मेदार होते हैं। घर की महिलाएं, बेटी बहन की सुरक्षा के प्रति ये कभी कोई समझौता नहीं करना चाहते। अपनी चार दीवारी में हर एक तरीके से रहने के साथ साथ बाहर के समस्त जो समाचार होते हैं सबको जानने वाले होते हैं। एकदम उनका दिमाग परिवार के लिए कम और समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति विशेष सतर्कता से युक्त रहता है। मजबूत होते हैं, तिकड़मी होते हैं, और तो और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से इनके ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। ये प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा रखते हैं, किताबी ज्ञान इनके पास थोड़ा कम होता है। ये मेष लग्न की कुंडली है, क्लियर है? तो ऐसा होता है, में ऐसे कुंडली में ग्रह बदल जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई कुंडली मिले जिसमें मेष लग्न हो, गुरु और शनि एक साथ बैठे हो, चाहे किसी भाव में, तो आप उसको अगर ये कह देंगे कि नहीं केंद्र और त्रिकोण है तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कहने से पहले आचार्य पराशर का ये मत आपको जरूर जानना होगा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो निर्णय और फलादेश गलत दिशा में भटक जाएगा। कुंडली को देखने से पहले बहुत साधना होता है, खुद को भी, आसन को भी, वाणी को भी, और बहुत सारी चीजों को। इस वजह से ये बात मैंने बताई, अभी जस्ट दिमाग में आया तो कार्यक्रम बना दिया। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। आप अपने प्रश्न भी मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। देवी मैया कहती हैं, तपस्या कर दिया, तपस्या सफल हो गई, रुद्र भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इसके बाद देवी मैया कहती हैं कि आप मेरे पिताजी दक्ष के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखिए।
उनसे कहिए कि देव देव महादेव विवाह विधि ना प्रभु, हे प्रभु विवाह की विधि आप मेरे पिताजी से जाकर के कहिए कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।